नमस्कार, प्रबल साक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रबल साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है। और अंकित जी, आज वैसे तो इस सप्ताह राजनीतिक मुद्दे काफ़ी रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम एक तरीके से कानूनी मुद्दे से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मुद्दा नरोदा कांड को लेकर है। कोर्ट ने 67 लोगों को बरी कर दिया है, जिसमें गुजरात की पूर्व मंत्री भी शामिल है, माया कोडनानी। पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं, ये घटनाक्रम क्या है और इसे राजनीतिक तौर पर कैसे समझा जाना चाहिए? देखिए, राजनीतिक तौर पर क्या समझेंगे, पहले हमको ये देखना चाहिए कि 21 साल बाद लोगों को न्याय मिला है और आपने कहा कि 67 लोगों को बरी कर दिया है। हम अगर देखें तो जो नरोदा गांव नरसंहार मामला था, जो बताया गया था कि हालांकि 11 लोग उसमें मारे गए थे, तो इसलिए उसको नरसंहार बोला गया। 11 लोग मरे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अभियोजन पक्ष था या जांच एजेंसियां थीं, शायद उनसे कोई चूक हुई या कहाँ गलती हुई, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि आखिर वो लोग मरे तो क्यों मरे, ये बात तो साबित होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बरी हुए हैं वो भी निर्दोष थे, ये बात अदालत ने कही है। अब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो ये किसकी गलती है? आप इसके लिए अदालत को दोषी क्यों ठहरा सकते हैं? और आजकल एक जिस तरह से चलन बनता जा रहा है कि आपके मन मुताबिक फैसला नहीं आए तो आप अदालत पर उंगली उठा दीजिए, और ये चलन इस मामले में भी देखा गया। हालांकि स्वर उतने तीखे नहीं उठे हैं, ये एक अच्छी बात भी हम कहेंगे। जहाँ तक अगर हम इस मामले की बात करें तो आप देखिए कि कुल 86 इसमें आरोपी बनाए गए थे। 67 लोग इसमें बरी हो गए। एक को पहले ही आरोप मुक्त किया जा चुका था और 18 लोगों की मृत्यु हो गई सुनवाई के दौरान। 67 लोग बरी हो गए और आपने देखा कि किस तरीके से अदालत के बाहर खुशी का माहौल था। लोग भारत माता की जय के नारे और न्याय मिल गया, इस तरीके की बातें कह रहे थे। उन 18 लोगों का क्या होगा जो अपने सीने पर दाग लेके चले गए दंगाई होने का? उन 18 लोगों को तो न्याय नहीं मिला। तो ये 21 साल तक सुनवाई चली और लंबी सुनवाई हुई। तो इसलिए जो लोग सवाल उठाते हैं इस फैसले पर, उनको ध्यान देना चाहिए कि 18 लोग अपने जीवन पर अपने ऊपर दाग लेकर चले गए हैं। उनको कहाँ से न्याय मिला? हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। हमारी न्याय व्यवस्था ने एक तरह से इतनी जो लंबी सुनवाई चली है उसके दौरान ये सुनिश्चित किया कि न्याय सबको मिले, लेकिन सबको नहीं मिल पाया, ये भी एक तथ्य है। और जो 67 लोग थे उनका किसी का करियर बर्बाद हुआ होगा, बिल्कुल, किसी का परिवार बर्बाद हुआ होगा, और तमाम कष्ट सहे। आप समझिए कि अदालतों के चक्कर लगाना, वकीलों के चक्कर लगाना एक थक जाने वाली और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और इसका कोई अंत नजर नहीं आता है कि कब होगा। अब आप इसी मामले को लीजिए, जब सुनवाई हुई, सबसे सुनवाई 21 साल तो फैसला आने में लग गए। अब आप देखिए कि 6 जो जज थे उन्होंने अलग अलग समय पर इसकी सुनवाई की। किसी का कभी को ट्रांसफर हो गया, किसी का कार्यकाल खत्म हो गया, तो 6 अलग अलग जजों ने की थी। तो यहाँ पर जो लोग सवाल उठाते हैं फैसले पर, जो इस मुद्दे पर जो आया है फैसला, उसके बाद घुमा फिरा कर बात कह रहे हैं कि क्या न्याय व्यवस्था को सिर्फ अन्याय होते देखते रहना चाहिए, इस तरीके की बातें कुछ लोगों ने कही हैं। तो उनको जरा एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उसमें जो 9 बड़े मामले थे, उन 9 बड़े मामलों की SIT जांच कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो इस मामले की भी, नरोदा गांव मामले की भी SIT जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी वाली समिति ने की थी। जैसा हमने बताया कि 6 अलग अलग जजों ने अलग अलग समय पर इस मामले की सुनवाई की। क्या किसी को एक को भी समझ नहीं आया कि इनमें से कोई जो आरोपी बनाए गए हैं वो दोषी हो सकता है या उसके खिलाफ सबूत है? नहीं थे सबूत, इसीलिए सबको बरी किया गया है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। न्यायपालिका पर सवाल उठा देना, उसके किसी फैसले की आलोचना कर देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र हैं और सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है, और सबूत के आधार पर ये फैसला हुआ है। 21 साल बाद लोगों को न्याय मिला है। और एक जो गुजरात की छवि बिगाड़ने का, कुछ खास तौर पे एक धर्म से जुड़े लोगों की छवि बिगाड़ने का जो एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान को भी झटका लगा है
और गुजरात को लेकर देखिए, गुजरात की छवि को लेकर और गुजरात को लेकर हम कह सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा होते हैं वो बंद नहीं हुआ। अभी हमने देखा था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें क्या क्या तथ्य बताए गए थे, क्या क्या चीज़ें उसमें कही गई थी। तो गुजरात को बदनाम करने का एक अभियान सा चल रहा है, और वो भी जो दंगे थे वो भी एक बदनाम करने का अभियान था, और जो वहाँ पर हुआ था कारसेवकों के साथ हुआ था। और निश्चित तौर पर देखिए, ये एक स्वाभाविक एक प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक क्रिया हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, और उसके बाद जल्द ही सारे मामले शांत भी हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बहुत सारे मामलों की जांच हुई। कई लोग उसमें दोषी पाए गए थे, कई लोग अभी भी जेल में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बरी हो गया है तो आप उसी को वहाँ पर सवाल उठा दें। तो ये हमको देखना चाहिए, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि मामला क्या था, सबूत क्या अदालत के समक्ष पेश किए गए, अदालतों ने किस बात पर गौर करते हुए किसको बरी किया, किसको सजा सुनाई है। तो ये अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप उसको चुनौती दे दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 9 मामले थे जो गुजरात दंगों से जुड़े बड़े मामले, उनमें से एक ये भी था जिसकी SIT जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हुई थी। तो इसलिए सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। और चूंकि अभी इसका ये फैसला आ गया है, वो उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि विस्तृत फैसला वो देंगे, वो विस्तृत फैसला आएगा, उसके बाद शायद सारे कानूनविद उसकी समीक्षा करेंगे, तब हम भी शायद ज़्यादा कह पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन गुजरात के लिए एक बड़ा राहत भरा फैसला है, और गुजरात बीजेपी के लिए तत्कालीन गुजरात सरकार पर जो आरोप लगे थे वो आरोप भी धुले हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक तरह से वहाँ पर काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर है। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या चुनौती दी जाती है या नहीं दी जाती है, ये बड़ा सवाल है, और इसके अपडेट्स का हमें इंतजार भी रहेगा। फिलहाल सत्यपाल मलिक सर, एक इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू के बहाने विपक्षी दल लगातार भाजपा की केंद्र सरकार पर हमलावर है जी। लेकिन उस इंटरव्यू में जो सत्यपाल मलिक ने बातें कही हैं वो उनके पुराने दावों के विपरीत हैं जी। अब सवाल ये है कि आखिर सत्यपाल मलिक क्या किसी एजेंडे के तहत बोल रहे हैं? मैं किसान पुत्र हूं, मैं बोलूंगा तो मुझे इस तरह के, क्योंकि CBI से भी उनको बुलावा चला गया है जी। तो ये तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम हो रही हैं, क्या किसी एजेंडे के तहत की जा रही हैं, या फिर जैसे कि 2024 में चुनाव आने हैं तो क्या किसी एजेंडे के तहत जाटलैंड में खास करके की जा रही हैं? देखिए, सत्यपाल मलिक जी राजनीतिज्ञ रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे जब वो संगठन में थे। उससे पहले भी वो जनता दल में रहे हैं, और उनका अच्छा लंबा खासा सियासी सफ़र रहा है। अब वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे नाहक ही विवाद खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर जो सरकार पर आरोप लगाए हैं, सरकार पर जब वो आरोप लगा रहे हैं तो वो खुद भी आरोपों से घिर गए हैं। यहाँ पर 2 बातें उनसे हम प्रश्न करना चाहेंगे। एक, कि अगर उनकी बात सही है, वो सच्चे हैं जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं लैप्सेस के, या उनको कहा गया था मुंह बंद रखने के, चुप रहने के, तो राष्ट्रहित में ये बात उन्होंने अब तक क्यों नहीं बताई थी देश को, और क्यों वो चुप रहे थे? क्या उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? क्या उनके लिए पद ही सब कुछ था? क्यों राज्यपाल पद से हटने के बाद वो ये सब कह रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने उस समय अपने पद को तिलांजलि देते हुए राष्ट्र को सब कुछ बताया था? तो राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, पद नहीं बड़ा होता है। कोई व्यक्ति या प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई महामंत्री, ये सब बड़े नहीं होते हैं। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। राष्ट्र हित में आपको तत्काल ये चीज़ देश को बतानी चाहिए थी, पद को छोड़ना चाहिए था, और जांच का जो दरवाजा खुलवाना चाहिए था। तो आपने चुप रहे इतने दिनों तक, तो आपराधिक मुकदमा आप पर चलाया जाना चाहिए, पहला। और दूसरा, आपने जो कहा कि भ्रष्टाचार से जब संबंधित आरोप लगाए हैं, तो अगर सरकार आपके लगाए गए आरोपों की जांच नहीं करती तब सरकार दोषी होती। कि आपने बड़े खुलासे किए, जो आप कह रहे हैं तथाकथित खुलासे आप कर रहे हैं, आपने बड़े खुलासे कर दिए, और सरकार जो कहती है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं वो चुपचाप बैठी रही। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने, आपने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बीजेपी नेताओं पर, CBI ने आपको बोला है कि आप आके बताइए कि क्या था। तो ये तो आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। और लेकिन आप इसको दूसरे रूप में दिखा रहे हैं कि देखिए हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला और हमको CBI का बुलावा आ गया, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप किन्हीं हाथों में खेल रहे हैं। वो जिन हाथों में खेल रहे हैं
उन्होंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे ठीक पहले DS हुड्डा साहब को लेकर आए थे और सर्जिकल स्ट्राइक को संदिग्ध बनाने का प्रयास किया गया था। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे ठीक पहले वो आपको लेकर आए हैं और क्योंकि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक को संदिग्ध बनाने के प्रयास कर चुके हैं, उसमें असफल हो चुके हैं, तो अब पुलवामा का जो हमला था उसके लिए पाकिस्तान की बजाय सरकार को दोषी ठहराने का एक अभियान चलाया जा रहा है और निरंतर चलाया जा रहा है। कांग्रेस के जितने नेता, उनके ट्विटर हैंडल्स हों या अन्य सोशल मीडिया मंच हो, सबसे चलाया जा रहा है। तो ये दर्शाता है, एक चीज़ ये भी दर्शाता है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उसके हिसाब से वो कंगाल हैं, क्योंकि उनके पास असल मुद्दे नहीं हैं जो जिनसे जनता को लाभ होगा। बिल्कुल। पुलवामा हमला जो हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण था हमला, हमारे 40 जवानों ने शहादत थी, पूरे देश को दर्द हुआ, आक्रोश था देश का और वो सरकार ने बदला भी लिया। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि पुलवामा हमला मामले में NIA ने जांच संभाली और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल में भी हैं बहुत सारे लोग जम्मू में, और इसमें लगातार जांच जारी है। बाहर भी जाके कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी भी रिपोर्टें हमने पढ़ी हैं। तो ये दिखाना कि भाई पुलवामा हमला तो सरकार की नाकामी था, तो नाकामी ये आपकी भी है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय। आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, आपके पास भी इंटेलिजेंस आती हैं, आपके पास भी आपको भी पता होता है कि कहाँ पर क्या मूवमेंट होने वाली है। तो आपने क्यों नहीं रोका? आप क्यों सोए रहे? आप क्यों खाली कश्मीर की वादियों में खोए रहे? आपको भी बताना चाहिए था, आपको भी सतर्क करना चाहिए था। तो अपनी नाकामी भी स्वीकारिए और ये बात भी मानिए कि अगर आपको सच पता था तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया। तो सत्यपाल मलिक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद भी आरोपों के घेरे में हैं और CBI ने उनको बुलाया है। भ्रष्टाचार के जो मामले हैं आप सामने रखिए। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, तो अब प्रधानमंत्री की भी परख हो जाएगी कि वो सबको बख्शते, उनके लिए पार्टी वाले भी उसी कैटेगरी में आते हैं जैसे विपक्ष वाले जिस कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी देख लेगा देश। तो मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक जी को स्वागत करना चाहिए, CBI के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ माफ़ कीजिएगा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सत्यपाल मलिक जी के समर्थन में जितने नेता आ रहे हैं, मैंने उन सबके बयान देखे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो ट्वीट था मैं उसको देखकर हैरान था, क्योंकि ये राजनीतिक जो एक गरिमा है उसको उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जो कुछ लिखा था उससे शायद दिल्ली को भी दुख हो रहा होगा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना है जो इस तरह की बदतमीजी करता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है। आपके वैचारिक स्तर पे मतभेद हो सकते हैं, आपके राजनीतिक स्तर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके खिलाफ एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप जरा वो ट्वीट पढ़िए। वो बिल्कुल कोई गली में जिस तरीके से दो प्रतिद्वंद्वी गुट आपस में बात करते हैं, इस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। तो राजनीतिक मर्यादा का स्तर वो लोग गिरा रहे हैं जो राजनीति को बदलने का दावा करके राजनीति में आए थे। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो और भी है ना कि सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे बाद में, और खास करके जब राज्यपाल भी थे, उस दौरान भी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा था जी, वो बात भी गौर करने वाली बात है। अगर कांग्रेस आज अगर उनके बयान पे इस तरह खुश हो रहे हैं तो उस बयान पे भी खुश होना चाहिए जो राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा था, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जितना कश्मीर को लेकर सोचते उतना कब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो सत्यपाल मलिक अपने ही दिए बयानों पर फिलहाल घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उपराष्ट्रपति वाली वो पूरी नहीं हुई, जिसके बाद से इस तरह की चीजें हो रही हैं। और सत्यपाल मलिक के पास कई और चैनलों से गए होंगे प्रस्ताव इंटरव्यू के लिए, अब तक तो उन्होंने सिर्फ एक को दिया है, वो भी देखना पड़ेगा। खैर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं सर। अतीक अहमद जी, पुलिस कस्टडी में उसका मारा जाना जी, जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, लगातार सवाल उठे जी। योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी चला, मिट्टी में मिला दूंगा जी। कुछ लोगों को दर्द भी हुआ जी। कुछ लोगों ने उन्हें अपना भाई भी बताया, कुछ लोग उनके कब्र पे जाके तिरंगा भी चढ़ाया जी। पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ एक सप्ताह के भीतर हमने देखा है, इसको देखने के बाद क्या लगता है, क्या वाकई में किसी एजेंडे के तहत हत्या कराई गई है जो दावा किया जा रहा है एक पक्ष की ओर से, या
कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का फेल्योर है क्योंकि पुलिस कस्टडी में ये मामला हुआ है, या योगी आदित्यनाथ का वो बयान सही होता दिख रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं तो वो सबसे सुदृढ़ राज्यों में है जिनकी कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो जमाना चला गया जब सूरज ढलते ही कानून व्यवस्था समाप्त हो जाती थी, जब जो उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, उनको धमकाया जाता था, उनसे पैसे वसूली की जाती थी, वो जमाना चला गया है और वो वाकई में सही बात है। तभी उत्तर प्रदेश इस समय जो सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य हैं उनमें शुमार है। और जहाँ तक अतीक अहमद की बात है तो देखिए, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है, ये एक कहावत बरसों से चली आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने उसी समय लिख दिया था। जी बिल्कुल। तो और ऐसा ही बहुत सारे लोग, अब आप देखिए कि अतीक अहमद मारा गया वहाँ पर, और जिस तरह से मारा गया उस पर जो सवाल उठे उसको जरा हम एक बार जरा साइड में रखते हैं। आप ये देखिए कि क्या लोगों को पहले से नहीं पता था कि इसका क्या हश्र होने वाला है? सबको पता था। आप देखिए कि जब साबरमती जेल से उसको प्रयागराज लाया जा रहा है तभी से लोग टीवी पर टकटकी लगाए देखे हैं कि अब कब गाड़ी पलटेगी, कब गाड़ी पलटेगी, क्योंकि सबको पता था कि होना क्या है। और ये बात अतीक अहमद को भी पता थी कि होना क्या है। वो भी तो जेल से, साबरमती जेल से निकलते ही वो कह रहा था कि मुझे मारने का प्लान है। तो मारने का प्लान किसका था, किसने मारा, क्यों मारा, क्या उद्देश्य था, ये सब तय करना जांच एजेंसियों का काम है। आश्चर्य किसी को नहीं हुआ क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ऐसा ही हश्र होता है। और ये बात 18-19 साल पहले अपने एक साक्षात्कार में खुद अतीक अहमद कह चुका था कि उसकी जो मौत होगी वो ऐसी ही होगी, क्योंकि रावण को भी पता था ना कि वो कैसे मरेगा, और उसको तो ये भी पता था कि कौन मारेगा। सम्मान वाली मौत चाहिए थी, सम्मान वाली मौत चाहिए थी। तो आप ऐसे काम करते हैं तो आपको पता ही होता है कि तो पुलिस एनकाउंटर में मारे जाएंगे, या प्रतिद्वंदी गिरोह मारेगा, या कुछ और आप किसी और हादसे के शिकार हो गए, या कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक उस समय जब पुलिस अभिरक्षा के दौरान उसकी मृत्यु की बात आती है तो हमको ये देखना चाहिए कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं उनको जो हमलावर थे उन पर अटैक किया, हमको देखना चाहिए कि पुलिस ने तत्काल तीनों को पकड़ा। पुलिस ने तत्काल तीनों को पकड़ा। अब आप देखिए कि उस समय का जो दृश्य था वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर मीडिया को बाइट दे रहा था वो। अचानक से मीडिया के बीच में से ही हाथ आता है, रिवॉल्वर उसकी कनपटी से लगता है, वो मारा जाता है और दूसरे को मारा जाता है। तो लोग इधर उधर हो गए थे। लेकिन अगर पुलिस फायरिंग करती, मीडिया को भी गोली लग सकती थी। अगर वो तीनों हमलावर उसी समय घटनास्थल पर उनको भी गोली लग जाती और वो भी मर जाते, तो इस हत्या को किसने कराया, क्या उद्देश्य था, क्या ये कभी सामने आ पाता? तमाम तरह की और कहानियां शुरू हो जाती कि ये तो इन्होंने ही करवा दिया है और ये कहानी थी। और पता, आप समझ सकते हैं कि कहानियां बनने में समय नहीं लगता है, खिचड़ी पकने में समय नहीं लगता, तो तमाम तरह की चीजें आती। माफ कीजिएगा। तो अभी आप देखिए कि तीनों हमलावर गिरफ्त में हैं। वो जो बता रहे हैं पुलिस को वो अलग चीज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न्यायिक जांच बिठा दी है। एक वो जांच हो रही है, पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है, तो डबल जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है कुछ निर्णय दे दे। तो एक ना एक दिन वो सच सामने आएगा कि किसने मरवाया, क्यों मरवाया, क्या उद्देश्य था, क्या ये प्रतिद्वंदी गिरोह था या कुछ और मामला था। लेकिन अगर वो हमको यहाँ पर ही देखना चाहिए कि तीनों को जिंदा पकड़ा गया हमलावरों को, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और उस दौरान उस इतनी बड़ी घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जरा भी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ है। जो लोग इस घटना के तमाम निहितार्थ निकाल रहे हैं वो निकालते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि अगर जनता कह रही है कि योगी है तो यकीन है, जो नारा लगाती है, तो उस नारे से उसका विश्वास हिले नहीं, तो वो उस काम में लगे हुए हैं। मुझे बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि भाजपा लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है। जी। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।